Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saliha Zulfikar. Welcome to my channel Grow with Saliha. Today's topic is the prose writer of the Romantic Age. Earlier, we have discussed the poets, Lake poets, Younger group and the Scott group. Okay, एक एक करके हमने सबको देखा, ठीक है, डिटेल में हमें बताया कि जो रोमांटिक पोइट्री थी दैट वाज टोटली अपोज्ड ऑफ क्लासिकल पोइट्री, जहाँ पे रूल्स फॉलो होते थे कि प्रिसीजन होनी चाहिए, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, हीरोइक कपलेट में लिखी होनी चाहिए पोइट्री, और इस तरह से लिमिटेड जो रूल्स थे वो सेट किए जाते थे जिसके अंदर रह के ही एक राइटर राइटिंग लिख सकता था। ओके, और जो राइटिंग होती थी वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे बेस्ड होती थी, रीजंस पे, जजमेंट्स पे, क्रिटिसिज्म पे। बट ये रोमांटिक पोइट्री जो थी यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो यानी जो राइटर है वो लिखते हुए जो उसके अंदर जो उसके काबू में ना हो ऐसे इमोशंस आ रहे हों, और उस उधर से आइडियाज़ कलेक्ट करके अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, नो मैटर कि हर राइटर की अपनी अपनी इमेजिनेशन होती है, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। जैसे नेचर उनका मेन थीम था, तो हर राइटर का अपना व्यू था नेचर के बारे में कि नेचर को वो क्या लेते थे, किस तरह से लेते थे, ठीक है। सो ये चीज़ें डिस्कस होती थी, फीलिंग्स की बात होती थी, ठीक है, पर्सनल फीलिंग्स की, सेंटिमेंट्स की। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन नहीं था कि आपको रूल्स फॉलो करने पड़े, सिंपल एवरीडे लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, जो राइटर के दिल में आए वैसे लिख सकता था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, ठीक है। अब देखिए, मैं प्रोज़ और पोइट्री में थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट बता देती हूँ कि पोइट्री इस तरह की होती है कि इस तरह की वर्डिंग या रिदम राइम में लिखी जाती है कि जिसको पढ़ने से हमारे दिमाग में एक पिक्चर सी क्रिएट हो रही हो, ठीक है। लेकिन प्रोज़ इस तरह के होते हैं कि उसके अंदर ना रिदम होता है ना राइम, इस तरह से बात की जाती है जैसे हम फ्रेंड से बात करते हैं, इस तरह से आम लैंग्वेज में ही बात की जाएगी। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, सिंपल, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं किसी से, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये जो रोमांटिक पीरियड के अंदर जो पोइट्री थी, ये तो हमें पता है कि ओपोज्ड थी, टोटली अपोजिशन में थी क्लासिकल पोइट्री के, लेकिन प्रोज़ में ऐसा केस नहीं था, ठीक है। प्रोज़ जो था वो टोटली अपोजिट ख़्याल नहीं रखता था जो 18th सेंचुरी का था, बल्कि ऑब्वियसली इसके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लाइक नेचर को डिस्कस किया जाता है, इमेजिनेशन को, फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को, ना कि इंटेलेक्चुअल बेस्ड को, बट ये वेरी करता था टॉपिक टू टॉपिक। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सीरियस टॉपिक देन माई टोन वुड बी फॉर्मल, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ वेरी कैजुअल तो माई टोन वुड बी लाइक वेरी फ्रेंडली। सो ये चीज़ें होती थी प्रोज़ के अंदर, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी हो कि प्रोज़ जो थे उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया था 18th सेंचुरी में, और ये रोमांटिक प्रोज़ राइटर्स जो थे ना, ये सब्जेक्ट पे फोकस करते थे। आपको समझ आइए, सब्जेक्ट मतलब जो भी टॉपिक होगा, यानी सीरियस होगा तो फॉर्मल टोन होगी, और अगर कैजुअल होगा तो फ्रेंडली टोन होगी, और इमोशनल एक्सप्रेशन होती थी। ऐसा स्टाइल चूज़ करते थे कि इमोशंस जो उनका इमोशंस थे ना, अपनी पर्सनल फीलिंग्स पे बात होती थी, इंटेलेक्चुअल बेस्ड बातें नहीं होती थी, ठीक है। उसके बाद इनका एक और फोकस था, ठीक है। जैसे अगर हम 18th सेंचुरी के प्रोज़ की बात करें ना, या क्लासिकल प्रोज़ की बात करें, तो वो इतना लाइक वो सिर्फ अपर क्लास के बारे में लिखते थे, तो अपर क्लास ही उनको पढ़ के हंसा करती थी, लाइक अपनी ही फ्लाज पे, उनके फ्लाज को क्रिटिसाइज़ करते थे ना, तो वही पढ़ के हंसते थे। लेकिन यहाँ पर इनका जो मकसद था ना, ये इनका मकसद ये था कि हर किसी को इनका प्रोज़ समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, ये एवरी डे लैंग्वेज यूज़ करते थे ना, तो हर कोई उसको समझ सकता था। तो इनका जो मेन जो लिखने का स्टाइल होता था वो लार्जर ऑडियंस को कैप्चर करने की कोशिश करता था, उनकी अटेंशन ग्रास्प करने की कोशिश करता था, ठीक है। उसके बाद कुछ रोमांटिक पोइट्स हैं, शैले और कीट्स, जैसे कि आपको पता है कीट कितना बड़ा पोइट है, शैले भी, पीबी शैले भी, तो इन लोगों ने प्रोज भी लिखे हैं, ठीक है। लेटर्स, जर्नल्स, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, और यहाँ पर भी जब उन्होंने पोइट्री लिखना बंद की थी ना, तो इन्होंने प्रोज में भी काम किया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट तो नहीं है, बट हैं थोड़े बहुत, ठीक। लेकिन जो नॉवलिस्ट थे ना, जैसे वाल्टर स्कॉट था, जेन ऑस्टिन थे, इन्होंने जो प्रोज देखे, वाल्टर स्कॉट तो बहुत बड़ा नॉवलिस्ट है ना, जेन ऑस्टिन भी, तो इन दोनों ने जो प्रोज स्टाइल के अंदर काम किया है वो तो बहुत ही लाइक प्रेज वर्दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो फेमस सॉरी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो मास्टर्स प्रोज राइटर्स हैं ना इस एज के, यानी रोमांटिक एज के, उनमें बड़े बड़े नाम जो हैं, उनमें सबसे पहला जो आता है चार्ल्स लैम्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। दूसरा जो आता है हैजलिट, और तीसरा जो आता है वो डी क्विंसी।
लैम्ब से, एल से आप देख लें लैम्ब होता है, और एल से लवेबल, तो ये लवेबल पर्सनालिटी थी। क्यों क्यों कोई लवेबल पर्सनालिटी होती है? बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर के ही मस्ट बी काइंड, ही मस्ट बी पोलाइट एट्सेट्रा। ओके, उसके बाद जो हैजलिट था ना, ये थोड़ा लाइक सख्त मजाज इंसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। और जो डिक्वेंसी था ना, ये था तो अच्छा इंसान, लेकिन इसकी जो प्रोज का स्टाइल होता था ना, इसमें मिक्सचर होता था। ये लाइक पोइट्री का भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आता था, थोड़ी फ्लावरी सी लैंग्वेज यूज़ करता था, और ओल्ड फैशन इसका स्टाइल होता था। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो वाई ही इज़ ए लवेबल पर्सनैलिटी एंड वाई ही इज़ कॉल्ड प्रिंस ऑफ एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ये इसको एक टाइटल मिला हुआ है, कि याद रखना, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अब क्यों हुआ ऐसा कि इसको क्यों लवेबल कंसीडर किया जाता है? क्योंकि इस वजह से कि इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे, ये सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था। क्यों? क्योंकि इसने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की। किस वजह से नहीं की? इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी जो बहन थी वो मेंटल थी, ठीक है, वो उसको सपोर्ट करना चाहता था, वो उसको उसको सेफ रखना चाहता था, उसका ख्याल रखना चाहता था, जिसकी वजह से उसने शादी नहीं की। तो ये एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर इसकी डिनोट की जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या कही जाती है कि इसको खुद भी लाइक, इवन इसकी जो बहन थी ना, उसने तो वो इतनी लाइक मेंटल इश्यूज थे ना उसको, तो उसने एक दफ़ा अपनी माँ को भी मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से फैमिली में काफ़ी टेंशन आ गई थी। ठीक है, उसके बाद जब भी ये एसेज लिखते हैं ना लेम्ब, तो ये एक पेन नेम यूज़ करते हैं मोस्टली, वो जो है वो ईलिया है। ठीक है, अब ईलिया इन्होंने ऐसे भी लिखा हुआ है जिसके अंदर इन्होंने अपनी जो ट्रू नेचर है ना उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की हुई है। ठीक है, अच्छा, अब वर्ड्सवर्थ और इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, वर्ड्सवर्थ आपको पता है कि ही वाज लाइक ए पर्सन के जो लॉनलीनेस को प्रेफर करते थे। वो कहते थे कि मुझे नेचर में बस अकेला छोड़ दो, दैट इज़ अ पीस। वो ये कंसीडर करते थे, विलेज लाइफ को प्रायोरिटाइज करते थे और सिंपल लैंग्वेज लिखते थे। लेकिन इफ़ वी कंपेयर बोथ ऑफ दीज राइटर्स, देन लैम्ब वुड बी डिस्टिंक्ट। क्यों? क्योंकि लैम्ब जो है ये सिटी लंदन के अंदर पैदा हुआ था और सिटी लाइफ के बारे में लिखता था, लेकिन यहाँ पे जो लाइक इनकी सिटी लाइफ की एक्साइटमेंट, एनर्जी के बारे में, क्राउडेड जो पॉपुलेशन है उसके बारे में लिखता था। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग खुश हैं तो वो क्यों खुश हैं ये बात बताता था, और क्यों सैड हैं ये भी बताने की कोशिश करता था। तो इस तरह का इंसान था। लेकिन मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स के अंदर ना ये अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल फीलिंग्स, अपने जो इसके लाइफ के हार्डशिप्स थे वो बताने की इसने कोशिश की हुई है। ठीक है, अब इसका जो स्टाइल होता था ना लिखने का, वो प्लेफुल होता था, ह्यूमरस होता था, यानी फ़नी होता था। लोग इसको इंटरटेन होते थे इसकी जो वर्क्स हैं इसको पढ़ते हुए। ठीक है, और सेंटिमेंटैलिटी इसके वर्क्स में देखी जाती है कि मतलब इमोशंस पे बेस्ड इसके वर्क्स होते थे। अपने सॉरोज़, अपने जॉयज़, ये सारी चीज़ें, अपनी प्लेजर्स, ये सारी कुछ अपने एसेज में डिस्कस करता था, जिसकी वजह से इसको पॉपुलैरिटी मिली थी। ठीक है, अब देखिए लास्ट लाइन आप देख लें कि ये इसके जो वर्क्स होते थे वो ह्यूमर यानी फ़न का, पैथोस यानी जो लाइक गम होते हैं उसका, और इनसाइड यानी इसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का मिक्सचर होते थे। ठीक है, अगर हम इसके स्टाइल की बात करें तो एक स्ट्रेंजनेस यानी यूनिकनेस इसके वर्क्स में ये पाई जाती है कि ये ओल्ड मास्टर्स को फॉलो करता था। यानी जब हम इसकी राइटिंग्स पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम किसी और ही एज को डिस्कस कर रहे हैं, रोमांटिक एज को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा लगता है हम बहुत पुरानी किसी एज को डिस्कस कर रहे हैं। और वो पुरानी एज कौन सी वाली थी? जैसे रेस्टोरेशन, क्लासिकल, इस तरह की। क्यों? क्योंकि ये सर थॉमस ब्राउन का फ़ैन था और जेरेमी टेलर का फ़ैन था। ये दोनों जो राइटर्स थे ना, ये दोनों राइटर्स फ्लॉबरी लैंग्वेज यूज़ करते थे अपने वर्ड्स के अंदर, और अपनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज की वजह से इंग्लिश लिटरेचर में फेमस थे। अब ये इनको फॉलो करता था, इनका इन्फ्लुएंस था लैम्ब पे। तो इनके वर्क्स को जब पढ़ते हैं तो उन्हीं का स्टाइल दिखता है, उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं की कुछ रेफरेंसेस भी देता है वर्क्स के अंदर, उन्हीं का स्टाइल कॉपी करता है, जिसकी वजह से ओल्ड फैशन स्टाइल इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि लैम्ब इज़ कंसिडर्ड मोस्ट लवेबल ऑफ ऑल इंग्लिश एसेइस्ट, इवन तो प्रिंस भी इसको कहा जाता है। अब क्या आ जाता है कि या ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, लास्ट लाइन देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है।
अब जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियम हैज़लिट की। ये किस तरह की पर्सनालिटी का बंदा था और इसका स्टाइल किस तरह का था, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द मिडल ऑफ द वीडियो कि ये जो शख्स था ना, ये थोड़ा सख्त मिजाज इंसान था, स्ट्रिक्ट था और इसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे, लेकिन इसकी सख्त मिजाजी की वजह से सब इससे दूर होते गए। ठीक है, अब क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यानी जो कहता था ना ढंके की चोट पे कहता था, जो इसका ओपिनियन था सामने स्ट्रेट फॉरवर्डली बयान कर देता था विदाउट एनी फियर। कोई इसको डर नहीं था, इवन के गवर्नमेंट से भी इसके क्लैशेस थे। क्यों? क्योंकि देखें, जब इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जंग थी तो नेपोलियन जो है, इसको तो इंग्लैंड को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ये नेपोलियन को अपना हीरो समझता था, जो कि इलीगली बाकी सारी टेरिटरीज पे अपने एक एक करके कब्जा कर रहा था। तो अब ये इसको सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और इसके दरमियान क्लैशेस आ गए थे। तो ये इस तरह का आदमी था, फिर भी ये अपना ओपिनियन बोलेगा नो मैटर व्हाट। ठीक है, कि किसी को इसको डर नहीं था। तो ये इस तरह का इंसान था। ठीक है, अब देखें इसकी इस बिहेवियर की वजह से इसके सारे फ्रेंड्स इससे दूर होते गए, और इवन जब ये मर रहा था ना, लाइक अपने डेथ के करीब था, तो उस वक्त सिर्फ एक बंदा इससे लॉयल था, और वो था चार्ल्स लैम्ब। दैट्स वाई ही वाज कॉल्ड द लवेबल पर्सनालिटी इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, लवेबल असेइस्ट भी उसको कहा जाता है। यहाँ से आपको उसकी पर्सनालिटी और ज़्यादा रिवील हो गई होगी, जब उसके वर्क्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि ये जो था ना, ये क्रिटिसाइज़ भी करता था लोगों पे। ठीक है, जो उसके दौर में जो रिनाउंड लोग थे ना, यानी पॉपुलर लोग थे, जो फेमस लोग थे, उन पे लिखता था और उनको क्रिटिसाइज़ करता था। ठीक है, अब क्या आ जाता है कि ओके, अब इसका जो स्टाइल था ना लिखने का, उसमें एक फोर्स पाई जाती थी, ब्राइटनेस, इंडिविजुअलिटी, जो कि उसके म्यूज़िक वाली स्टेट को रिवील करता था। ठीक है, कि इसकी जो स्टाइल था ना, उसमें इस तरह की ये लैंग्वेज यूज़ करता था जो कि फोर्सफुल होती थी, ब्राइटफुल होती थी, और इसका अपना ओपिनियन जो है वो फोर्सफुली जाहिर कर रही होती थी। ये अपना ओपिनियन दूसरों पे थोपने की कोशिश कर रहा होता था। ठीक है, उसके बाद ये देखें, मैंने आपको बता दिया कि आउटस्पोकन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, एंड ओके, और ये आपको एक लास्ट बुलेट में मैं बता दूं कि इसकी जो राइटिंग थी ना, ये बोरिंग नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऐसी बातें करता था जो कि सारे लोग नहीं कर सकते थे, विदाउट एनी फियर बोलता था। तो ये एक इसकी जो फोर्स थी ना उसकी पर्सनालिटी की, वो उसके वर्क्स में रिफ्लेक्ट हो रही हुई होती थी, जो कि उसको मोनोटनस नहीं बनाता था। मोनोटनस का मतलब वो तो बोरिंग नहीं कर रहा था उसके वर्क्स को। ठीक है, अब देखें लास्ट जो हमारे पास से प्रोज राइटर है वो थॉमस डिक्वेंसी है। इसी बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ कि ये जो था, ये इस तरह से प्रोज लिखता था कि जो पोइट्री और प्रोज का मिक्सचर होते थे, यानी ब्यूटीफुल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता था। अब देखते हैं कैसे। अब देखें इसकी जो प्रोज था ना, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका जो 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर था उसके अगेंस्ट एक रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है, और पैशन था इसकी पोइट्री के अंदर, एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म था। ठीक है, उसके बाद ये जेरेमी टेलर और सर थॉमस ब्राउन को फॉलो करता था। ठीक है, अब क्या हो गया कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिक्वेंस यानी जेरेमी टेलर और सर थॉमस ब्राउन इतने पुराने थे, जिसकी वजह से इसको ओल्ड फैशन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि उनको फॉलो करता था, वो बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग होती थी उनकी, और वही फॉलो करने की कोशिश करता था। उसके बाद इमेजिनेशन को प्रायोरिटाइज करता था, और मेलोडियस यानी इसके अंदर रिदम, राइम, यानी ब्यूटीफुल लैंग्वेज थी, तो म्यूज़िक सा इसकी राइटिंग के अंदर फील हो रहा होता था, जिसकी वजह से रीडर जो था वो इंटरटेन होता था पढ़ते हुए। ठीक है, ओके, लेकिन इसकी एक राइटिंग का एक जो था ना डिफेक्ट था कि ये आम लाइक लिखते लिखते ना, जैसे प्रोज लिखते लिखते कुछ ऐसी बात कर देगा जो कि बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ना हो। ठीक है, अपने सब्जेक्ट से हट के कुछ इरेलीवेंट डिस्कशन करने लगता था। लेकिन जितने भी इसके डिफेक्ट हों, इसको सुप्रीम एक स्टाइल की वजह से, लाइक एक सुप्रीम, इसको एक स्टेटस दे दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसने ना सिर्फ लिटरेचर के अंदर बल्कि आर्ट, फिलॉसफी और रिलीजन के अंदर भी काम किया है। ठीक है, इसके वर्क्स के इसने इवन जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स भी लिखे हैं, जिसके अंदर इसने अपने आप के जो पर्सपेक्टिव है आर्ट लिटरेचर को डिस्कस करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल इसका बहुत ज़्यादा फेमस
वर्क है कन्फेशंस ऑन एन इंग्लिश ओपियम ईटर। इसके अंदर इसने बताया हुआ कि कैसे उसने ओपियम खाई थी और उसका उसके क्या असर पड़ा था, ठीक है। उसके बाद इसने बायोग्राफीज़ लिखी हुई हैं क्लासिकल, हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी फिगर्स पे, जो उसके अपने पर्सपेक्टिव को शो करती हैं उन लोगों के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक और जो इसका एस्से है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबथ, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि कैसे उसने शेक्सपियर के जो मैकबथ है उसको कैसे एनालाइज किया हुआ है और कैसे क्या उसका पर्सपेक्टिव था और कितने अच्छे से उसने उसको समझा हुआ है, ठीक है। ये जो था अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करता था और बेशक लोग इससे डिसएग्री कर रहे हों, लेकिन ये अपना ओपिनियन इस अंदाज में बताता था कि लोगों को एक एक न्यू पहलू से जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कराता था, ठीक है। उसके बाद ये ओरिजिनल था, एक ब्रिलियंट जो राइटर था जो कि रीडर्स की अटेंशन को इजीली ग्रैस्प कर देता था, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह की राइटिंग लिखता था कि रीडर उसको पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था उस पर जादू हो रहा है और वो उसी के ओपिनियन में ढलता चला जाता था, परसुएसिव था ना इस वजह से। और इसी वजह से इसको कहा जाता है कि मोस्ट फैसिनेटिंग प्रोज राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।